हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने डिस्कस किया था, अपन कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो कल अपन ने डिस्कस किया था कि जब आपके शेयर्स इशू होते हैं काय में कैश में, और आपके शेयर का जो भी इशू प्राइस है उसको अगर कंपनी लमसम में मंगा रही है, पूरा का पूरा इशू प्राइस एक साथ कलेक्ट कर रही है, तो उस केस में शेयर्स को इशू करने की कंपनी की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है, वो कल के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है कैश में, शेयर काय में इशू कर रही है, कैश में इशू कर रही है, और आपके शेयर का जो भी इशू प्राइस है उसको कंपनी एक साथ ना मंगाकर उसको इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रही है, तो उस केस में कंपनी की बुक्स में कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है वो आज अपन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है तो क्या बताया था, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो मैंने बताया था जब एक कंपनी आईपीओ लेके आती है, अपने शेयर फर्स्ट टाइम इशू करती है, तो जो शेयर्स इशू होते हैं वो लॉट में इशू होते हैं, लॉट बना के फिर शेयर इशू किए जाते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो तो, कि सपोज करो आपके शेयर का लॉट साइज है 50 शेयर्स का, मतलब आज ये कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, उसने डिसाइड करा कि हमारी कंपनी के शेयर्स का जो लॉट साइज है वो 50 शेयर्स का होगा। क्या मतलब बताया था लॉट साइज का? मतलब क्या बताया था कि अगर आपको इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 50 शेयर्स तो परचेस करने ही पड़ेंगे। मिनिमम 50 शेयर्स तो आपको क्या करने पड़ेंगे? परचेस करने ही पड़ेंगे। तो 50 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे मिनिमम, और एक शेयर है 100 रुपीज का, तो 50 इंटू 100 कितना हो गया? 5000 हो गया। तो अब आपके जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि इतना बड़ा अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट वो एक साथ पे कर सकें। तो ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें, तो इसलिए कंपनी उनको एक रास्ता बताती है, एक ऑप्शन देती है कि बोले हमारे शेयर का जो इश्यू प्राइस है 100 रुपीज, आप इसको एक साथ पे नहीं कर सकते। शेयर तो लॉट में इश्यू होंगे कि मिनिमम 50 खरीदने पड़ेंगे, और ज्यादा खरीदना चाहते हो तो 100, और खरीदना चाहते हो तो 50, यानी जो भी लॉट साइज डिसाइड होता है उसी के मल्टीपल में आप फर्दर शेयर परचेज कर सकते हो, राइट। तो बात आती है छोटे इन्वेस्टर्स की, कि भैया छोटे इन्वेस्टर एक साथ ये इतना 5000 रुपीज का अमाउंट, 50 शेयर्स का लॉट है, शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, तो 50 इंटू 100 हो गया 5000। तो हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो एक साथ इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकते। तो कंपनी उनको एक रास्ता बताती है कि बोले कोई बात नहीं, आप ये जो शेयर का इश्यू प्राइस है 100 रुपीज, आप इसको एक साथ पे नहीं कर सकते, आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देना। आप इसको क्या करना? इंस्टॉलमेंट में पे कर देना। जैसे सपोज करो अभी अपन पढ़ रहे हैं इशूड एट पार, कि जब शेयर का इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट में मंगाए और शेयर का आईपी इशू हो पार पे। पार का मतलब जो शेयर की फेस वैल्यू है उसी प्राइस पे शेयर को इशू कर रहे हैं। तो सपोज करो हमारे शेयर का जो इशू प्राइस है वो 100 रुपीज है। अब आपका लॉट साइज है 50 शेयर्स का, तो यानी एक किसी इन्वेस्टर को अगर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 50 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो 50 इंटू 100 के हिसाब से 5000 रुपीज हो गए। तो एक छोटा इन्वेस्टर एक साथ ये 5000 रुपीज नहीं दे सकता। तो ऐसे छोटे इन्वेस्टर्स भी आपकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो इसलिए हमने उनको एक रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया? कि बोले ये शेयर का इशू प्राइस 100 रुपीज एक साथ पे नहीं कर सकते, आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देना। अब आउट ऑफ 100 सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 30 रुपीज पे कर देना। आउट ऑफ 100 जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट हम आपसे मंगाए तो आप 20 रुपीज पे कर देना। फिर फर्दर जब हम आपसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो आप 30 रुपीज पे कर देना। और फिर फर्दर हम आपसे एक और इंस्टॉलमेंट मंगाएंगे तो उसमें आप 20 रुपीज पे कर देना। मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 4 को कंपनी 3 कर सकती है, 2 कर सकती है, बट 4 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगी। ठीक है ना? तो शेयर का इश्यू प्राइस है 100, आपका इन्वेस्टर एक साथ पूरे 100 रुपीज पे नहीं कर सकता, तो हमने उसको रास्ता बता दिया कि आप इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट्स में क्या करना है, ये अमाउंट पे कर देना। ठीक है ना? अब बेसिकली होती तो ये इंस्टॉलमेंट्स है, बट इन इंस्टॉलमेंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। ये जो 4 इंस्टॉलमेंट है इसको ऐसे नहीं बोला जाता है, इनको कुछ नाम दिया गया है। इंस्टॉलमेंट्स के कुछ नाम होते हैं। जैसे आप आउट ऑफ 100 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 30 रुपीज मंगा रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है
ये आपका कहलाता है एप्लीकेशन मनी। ये क्या कहलाता है आपका? एप्लीकेशन मनी। आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में 20 रुपीज मंगा रहे हैं, तो हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट का एक नाम रख दिया, क्या? अलॉटमेंट मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्या नाम रख दिया? अलॉटमेंट मनी। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में हम 30 रुपीज मंगा रहे हैं, तो हमने इस 30 रुपीज का क्या नाम रख दिया? फर्स्ट कॉल मनी। क्या नाम रख दिया? फर्स्ट कॉल मनी। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 20 मंगा रहे हैं, तो हमने इस फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रख दिया? सेकंड कॉल मनी। तो हम आगे फ्यूचर में इसको, ये जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको इसी नाम से बुकाएंगे कि 100 में से जो सबसे पहले अमाउंट हम मंगा रहे हैं ये आपका कहलाता है एप्लीकेशन मनी। उसके बाद अगर और कोई अमाउंट आप मंगा रहे हो तो वो कहलाएगा अलॉटमेंट मनी। उसके बाद भी अगर आप कोई और अमाउंट मंगा रहे हैं तो वो कहलाएगा फर्स्ट कॉल मनी। और उसके बाद भी अगर कोई और अमाउंट मंगा रहे हैं तो वो कहलाता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब बात आती है कि भैया 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगाना है, तो किस इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट मंगाना है ये कैसे डिसाइड करें कि एप्लीकेशन पे कितना मंगाऊं मैं, अलॉटमेंट पे कितना मंगाऊं, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे कितना मंगाऊं? तो आपका जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है वो कहता है कि ये जो एप्लीकेशन मनी आप मंगा रहे हो इस पर आपको मिनिमम इशू प्राइस का 25% अमाउंट एप्लीकेशन पे आपको मंगाना है। यानी आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसको अपन ने क्या नाम दिया? एप्लीकेशन मनी। तो इस एप्लीकेशन पे जो भी आपके शेयर का इशू प्राइस है, मैं फेस वैल्यू नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? इशू प्राइस, कि जिस भी प्राइस पे आप अपने शेयर को इशू कर रहे हैं उसका मिनिमम 25% अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे मंगाना है। तो बात आती है अब अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कितना मंगाए। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट में कुछ नहीं लिखा, तो ये कंपनी अपने हिसाब से मंगा लेती है, अपने हिसाब से डिसाइड कर लेती है कि हम अलॉटमेंट पे कितना मंगाए और फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाए और सेकंड कॉल पे। बस कंपनीज एक्ट में इस एप्लीकेशन मनी के लिए लिख रखा है कि जब आप शेयर इंस्टॉलमेंट्स में इशू करेंगे, आप शेयर का इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे, तो आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, तो इस पे आपको इश्यू प्राइस का, जो भी शेयर आपके शेयर का इश्यू प्राइस है उसका मिनिमम 25%, मिनिमम है 25, मैक्सिमम तो कुछ भी मंगा सकते हो आप, मिनिमम 25% अमाउंट आपको एप्लीकेशन पे मंगाना है। एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में एमसीक्यू में आता है कि शेयर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में इशू कर रही है, तो बताओ एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना अमाउंट मंगाया जाएगा? तो कितना अमाउंट मंगाया जाएगा? जो भी शेयर का इशू प्राइस है उसका 25%। याद रखिएगा कि एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना अमाउंट मंगाया जाता है? 25%। किसका 25%? इशू प्राइस का 25%। समझ में आ गई बात? अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कितना मंगाना है ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, इसके बारे में हमारे कंपनीज एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है, राइट? अब क्या होता है, इन इंस्टॉलमेंट्स को मंगाने की कुछ डेट्स होती है, उन डेट्स के कुछ नाम होते हैं, ठीक है ना? जैसे सपोज करो आपको एप्लीकेशन मनी है, ये 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच डिपॉजिट कराना है। यानी आपका आईपीओ ओपन हुआ 1 अप्रैल को और क्लोज कब हो रहा है? 30 अप्रैल को हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल क्या कहलाएगी? ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंड 30 अप्रैल क्या कहलाएगी? लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद आप क्या मंगाओगे? अलॉटमेंट मंगाओगे। सपोज करो आपको अलॉटमेंट का अमाउंट 1 मई से 31 मई के बीच डिपॉजिट कराना है, तो ये 1 मई क्या कहलाएगी? ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ये 1 मई क्या कहलाएगी? ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी। एंड 31 मई क्या कहलाएगी? लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। ऐसी फर्स्ट कॉल का अमाउंट सपोज करो आपको 1 जून से 30 जून के बीच डिपॉजिट कराना है, तो ये 1 जून क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। और 30 जून क्या कहलाएगी? लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ऐसी सेकंड कॉल है, ये आपको 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच डिपॉजिट कराना है, तो ये 1 जुलाई क्या कहलाएगी? ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। और 31 जुलाई क्या कहलाएगी? लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। समझ में आ गई? तो ये इनकी डेट्स होती है। अब बात आती है इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसकी ये जो शेयर्स आप इंस्टॉलमेंट में इशू कर रहे हैं इसकी कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे की जाती है।
तो सबसे पहली एंट्री जो अपन पास करेंगे वो करेंगे ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, दैट इज ऑन 30th अप्रैल। कब करोगे? 30th अप्रैल को करोगे। काय की क्या एंट्री पास करेंगे? दो एंट्री पास करेंगे 30th अप्रैल को। 30th अप्रैल क्या है? लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो इस दिन दो एंट्री पास होंगी। कौन सी दो एंट्री पास होंगी? एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, और दूसरा शेयर्स को अलॉट करने की, इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करने की। तो सबसे पहली एंट्री पास करेंगे 30th अप्रैल को ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। काय की एंट्री पास होगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। क्या हो रहा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस असेट है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हम उसको करते हैं क्या? डेबिट। तो इसलिए बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इफेक्ट होगा। कल समझाया था, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्वेस्टर्स को, एप्लीकेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो आपको एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्या? क्रेडिट। अब ये डेजेस क्या है? बताया था दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर है तो आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो ये आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। तो ये फर्स्ट एंट्री पास होगी काय की? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। क्लियर है क्यों बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और क्यों शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्यों क्रेडिट कर दिया? क्यों? बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको क्या दे रहे हैं? एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं। पर्सनल अकाउंट है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये एप्लीकेशन मनी इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। अब सेकेंड एंट्री पास करेंगे 30th अप्रैल को ही, काय की? शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर्स को अलॉट करने की। तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इफेक्ट होगा। क्या है शेयर एप्लीकेशन का नेचर? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो क्या रिसीव कर रहे हैं? शेयर्स रिसीव कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया क्या? डेबिट। और ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है, इनको जब इन्वेस्टर्स को, एप्लीकेंट्स को आप शेयर्स अलॉट कर देंगे तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी हमारी क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल बन जाती है। शेयर कैपिटल आपकी क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं हम क्या? क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी लाइबिलिटी है, तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया क्या? क्रेडिट। तो एप्लीकेशन मनी आ गया। अब अपन को अलॉटमेंट मंगाना है। तो अब आगे अपन को अलॉटमेंट मंगाना है, फर्स्ट कॉल मंगाना है, सेकंड कॉल मंगाना है। तो हर कॉल को मंगाने के लिए पहले हम उसकी ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे ऑन द ड्यू डेट। पहले उस कॉल को ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे मतलब शेयर होल्डर से उस कॉल को मंगाने की एंट्री पास करेंगे। ड्यू करना मतलब हम अपने शेयर होल्डर को बोल रहे हैं भैया अलॉटमेंट मनी डिपॉजिट करा दो, फर्स्ट कॉल डिपॉजिट करा दो, सेकंड कॉल डिपॉजिट करा दो। तो वो कब बोलेंगे? ड्यू डेट्स पे। तो हर इंस्टॉलमेंट मंगाने से पहले आप उसकी ड्यू की एंट्री पास करेंगे, और फिर जो लास्ट डेट होगी उस डेट को, उस कॉल मनी को रिसीव करने की एंट्री पास होगी। तो जैसे अब एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट हमें क्या मंगाना है? अलॉटमेंट मनी मंगाना है। तो अलॉटमेंट मनी आपको 1 मई से 31 मई को डिपॉजिट कराना है। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे 1 मई को, काय की? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, या यूं बोलिए शेयर होल्डर से अलॉटमेंट मनी मंगाने की, कॉल्ड करने की। तो क्या एंट्री होगी? तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे एंट्री ऑन द डेट व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। तो सबसे पहले अकाउंट इफेक्ट होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, इट इज आल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेयर होल्डर से आपको अलॉटमेंट मनी मंगाना है, तो हमने अपनी बुक्स में, कंपनी ने अपनी बुक्स में सारे शेयर होल्डर्स को अपने बुक्स में अपना बना लिया डेटर। तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया डेबिट। और जब कंपनी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट मंगाएगी, तो अभी 30 आ गए थे, अब 20 और मंगा रहे हैं,
तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल और 20 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 31 मई को, काय की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो नेक्स्ट एंट्री पास होगी एंट्री ऑन द लास्ट डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव, काय की एंट्री पास करें, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो अब अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव होने से क्या होगा, कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस आपका असेट होता है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो इसलिए बैंक अकाउंट हो गया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को। तो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपको अलॉटमेंट मनी दे रहे हैं, तो रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे हैं तो क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट अपन करेंगे क्या, अब अगर हम मंगाएंगे फर्स्ट कॉल, तो सबसे पहले 1 जून को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट 1 जून से 30 जून के बीच सपोज करो डिपॉजिट कराना है, तो नेक्स्ट एंट्री 1 जून को होगी काय की, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, और वी कैन से फर्स्ट कॉल को कॉल्ड करने की, फर्स्ट कॉल को शेयर होल्डर्स से मंगवाने की एंट्री क्या करेंगे, पास करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री पास होगी एंट्री ऑन द डेट व्हेन फर्स्ट कॉल मनी इज ड्यू। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये जो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है इट इज ऑल्सो अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का अमाउंट मंगाना है, तो हमने अपनी कंपनी ने अपनी बुक्स में सारे शेयर होल्डर्स को अपनी बुक्स में अपना बना लिया डेटर, क्या बना लिया, डेटर बना लिया, इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो गया। अब फर्स्ट कॉल के अपन 30 रुपीज और मंगा रहे हैं, तो क्या होगा, इससे कंपनी की शेयर कैपिटल और 30 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे ऑन द लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, दैट इज ऑन 30 जून। नेक्स्ट एंट्री पास होगी कब, 30 जून को, काय की, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। तो नेक्स्ट एंट्री पास होगी लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो रहा है, तो इससे वापस क्या होगा, कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, डेबिट। तो आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये जो शेयर फर्स्ट कॉल है अभी बताया कौन सा नेचर है इसका, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेयर होल्डर्स फर्स्ट कॉल मनी दे रहे हैं, पर्सनल अकाउंट रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल मनी पे कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर दिया क्या, क्रेडिट। अब नेक्स्ट अपन मंगाएंगे सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल आपको 1 जुलाई से 31 जुलाई की बीच डिपॉजिट करानी है। तो नेक्स्ट एंट्री पास होगी कब, 1 जुलाई को, क्या की एंट्री पास करेंगे, फर्स्ट सेकंड कॉल को ड्यू करने की, और वी कैन से सेकंड कॉल को शेयर होल्डर से डिमांड करने की, मंगाने की एंट्री पास करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री पास होगी एंट्री ऑन द डेट व्हेन सेकंड कॉल मनी इज ड्यू। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, एक आपका शेयर सेकंड कॉल अकाउंट इफेक्ट होगा। ये जो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव, ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शेयर होल्डर्स से क्या करना है, सेकंड कॉल का पैसा मंगाना है। तो कंपनी ने अपनी बुक्स में सारे शेयर होल्डर को क्या करा, अपनी बुक्स में अपना डेटर बना लिया, और सेकंड कॉल के 20 रुपीज मंगा रहे हैं, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल और 20 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 31 जुलाई को, काय की एंट्री पास करेंगे, 31 जुलाई क्या है, इट इज अ लास्ट डेट ऑफ सेकंड कॉल मनी रिसीव। तो 31 जुलाई को एंट्री की जाएगी सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की।
तो नेक्स्ट एंट्री होगी ऑन द लास्ट डेट ऑफ सेकंड कॉल मनी रिसीव, सेकंड कॉल रिसीव हो रहा है तो वापस कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस एसेट है और एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट तो सॉरी बैंक क्या हो रहा है, सेकंड कॉल रिसीव हो रही है, तो सेकंड कॉल रिसीव हो रही है तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर सेकंड कॉल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे आपके शेयर होल्डर सेकंड कॉल मनी पे कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। बताइए समझ में आएगी सारी एंट्री। तो ये बेसिक एंट्रीज होती हैं जो अपन यहाँ पे चैप्टर में पास करते हैं, शेयर्स को इशू करने की बेसिक्स एंट्रीज है। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा कि अगर शेयर का इशू प्राइस कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट कर रहे हैं, और शेयर अगर पार पे इश्यू हो रहा है तो ये एंट्रीज क्या होती हैं, पास की जाती हैं। अब आगे अपन पढ़ रहे हैं, जैसे चलो पहले क्वेश्चन करते हैं इसका कि सपोज को एक क्या कह रहा है, कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है ₹100 ईच के। तो 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं ₹100 ईच, तो 100 का शेयर है, 100 रुपीज में इशू हो रहा है, यानी क्या हो गया, ये इशूड एट पार। क्या कह रहा है, ये 100 रुपीज कैसे मंगाने हैं, बोले एप्लीकेशन मनी मंगाने हैं 40 रुपीज का, और ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में डिपॉजिट कराना है। फिर अलॉटमेंट मनी मंगाने हैं 30 रुपीज, ये आपको 1 मई से 15 मई के बीच डिपॉजिट कराना है। फिर फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल पे 20 आउट ऑफ 100, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज मंगा रहे हैं, और ये आपको 1 जून से 15 जून के बीच में क्या करना है, डिपॉजिट कराना है। फिर सेकेंड कॉल आउट ऑफ 100 10 रुपीज हम सेकेंड कॉल पे मंगाएंगे, और ये सेकेंड कॉल आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में क्या करना है, डिपॉजिट कराना है। और कह रहा है 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हुई। तो 10,000 शेयर इशू करने थे, 10,000 ही एप्लीकेशन आई है, क्या कहलाता है ये, इक्वल सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाता है ये आपका, इक्वल सब्सक्रिप्शन। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली एंट्री पास करेंगे काय की, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव। काय की एंट्री पास करोगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो क्या एंट्री पास होगी, 15 अप्रैल को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितनी एप्लीकेशन है, 10,000 एप्लीकेशन है, एंड एप्लीकेशन मनी कितना है, 40 पर शेयर। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या बताया था, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी पे कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। काय की एंट्री पास करिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सेकेंड एंट्री अगेन 15 अप्रैल को होगी, काय की, शेयर्स को अलॉट करने की, इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट करने की। तो एंट्री हो जाएगी शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे आपके इन्वेस्टर रिसीव कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, शेयर्स रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया डेबिट। और अब आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो ये जो आपका एप्लीकेशन मनी है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कंपनी की शेयर कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री हो गई टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री पास हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, सेकंड एंट्री पास कर दी शेयर्स को अलॉट करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को मंगाने की। नेक्स्ट एंट्री काय की पास होगी, अलॉटमेंट को मंगाने की। तो अलॉटमेंट आपको 1 मई से 15 मई के बीच डिपॉजिट कराना है, कितना, 30 रुपीज। तो सबसे पहली एंट्री पास करेंगे ऑन द ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी, डेट इज ऑन 1 मई। अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की या अलॉटमेंट मनी शेयरहोल्डर से मंगवाने की, कॉल्ड करने की एंट्री पास करेंगे। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अभी बताया कौन सा नेचर है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयरहोल्डर्स को।
तो सारे शेयरहोल्डर्स को अपन ने अपनी बुक्स में बना लिया, कंपनी ने अपनी बुक्स में बना लिया अपना डेटर। अब अलॉटमेंट के 30 रुपीज और मंगा रहे हैं, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल और 30 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये काय की एंट्री पास करी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। फिर नेक्स्ट एंट्री पास होगी 15 मई को, काय की अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया, तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस एसेट है, एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 इंटू 30 टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट मनी पे कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की, नेक्स्ट एंट्री पास होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज देने, तो फर्स्ट कॉल आपको 1 जून से 15 जून के बीच डिपॉजिट कराना है। तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 1 जून को, काय की फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करने की और कॉल्ड करने की। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या नेचर है, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स से फर्स्ट कॉल मंगाना है, तो कंपनी ने अपनी बुक्स में सारे शेयर होल्डर्स को अपनी बुक्स में बना लिया अपना डेटर। अब अपन फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज और मंगा रहे हैं, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल 20 रुपीज से और इंक्रीज हो जाएगी। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 15 जून को, काय की फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो रहा है, तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ, इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल पे कर रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे सेकंड कॉल। सेकंड कॉल 10 रुपीज का है, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिपॉजिट कराना है। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे 1 जुलाई को, काय की सेकंड कॉल मनी ड्यू करने की, और वी कैन से सेकंड कॉल मनी कॉल्ड करने की फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो 1 जुलाई को एंट्री करेंगे सेकंड कॉल मनी ड्यू करने की। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्या बताया, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर से सेकंड कॉल मनी मंगाना है, तो हमने अपने शेयर होल्डर्स को अपनी बुक्स में बना लिया अपना डेटर। अब हम अपने सेकंड कॉल मंगा रहे हैं 10 रुपीज का, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल और 10 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट 10,000 इंटू 10। फिर नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 15 जुलाई को, काय की एंट्री पास होगी, फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की, 15 जुलाई को। अब सेकंड कॉल मनी रिसीव कर रहे हैं, तो इससे आपकी कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस आपका असेट है, और असेट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 इंटू 10 टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर सेकंड कॉल मनी पे कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। तो इसलिए शेयर सेकंड कॉल अकाउंट हो गया क्या, क्रेडिट। बताइए समझ में आया क्या क्वेश्चन, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कल भी बताया था। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व अगर ये आता है तो बाकायदा जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, उस जर्नल के फॉर्मेट में ये एंट्रीज पास होंगी विथ नरेशन। और ये अमाउंट ऐसे नहीं लिखने हैं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, आपको ये बाकायदा कैलकुलेट करके लिखने हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बाकायदा जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, ये सारी कैलकुलेशन कैलकुलेट करके लिखनी है, ऐसे नहीं लिखनी है, ठीक है ना। और विथ नरेशन आपको एंट्रीज पास करनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अपन पढ़ रहे थे जब शेयर का इश्यू प्राइस अपन काय में कलेक्ट करें, इंस्टॉलमेंट्स में। अभी पढ़ा कि जब शेयर का इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट होता है, और इश्यू प्राइस अपन काय पे मंगा रहे हैं, जब शेयर इश्यू हो रहे हैं काय पे, पार पे।
अब अपन पढ़ रहे हैं कि अगर शेयर का इश्यू प्राइस आप इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं और शेयर को इश्यू किया जा रहा है काय पे, प्रीमियम पे। क्या समझाया था प्रीमियम पे इश्यू करने का मतलब? जैसे शेयर की फेस वैल्यू तो 100 रुपीज है, हम उसको 120 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं, यानी आपके जितने शेयर की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस में आपका शेयर इश्यू हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। याद है कल बताया था, इस 120 में से जो शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ये तो कहलाती है कंपनी की शेयर कैपिटल, और फेस वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट ले रहे हैं हम 20 रुपीज ऊपर, फेस वैल्यू से ऊपर जो 20 रुपीज लिए जा रहे हैं, ये क्या कहलाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है। और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, इट इज अ रिजर्व फॉर द कंपनी, इट इज नॉट अ कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ कैपिटल। जो फेस वैल्यू होती है वही कैपिटल कहलाती है, और इसको बैलेंस शीट में कहा दिखाते हैं? अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी शेयर की फेस वैल्यू 100 है, हम उसको 20 रुपीज प्रीमियम के हिसाब से 120 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं। कैसे मंगा रहे हैं? हम एप्लीकेशन पे 40 रुपीज मंगा रहे हैं, हम अलॉटमेंट पे 50 मंगा रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे हम 20 मंगा रहे हैं, और 100 सेकेंड कॉल पे कितने मंगा रहे हैं? 10। इस तरीके से 120 रुपीज मंगा रहे हैं। अब बात आती है, क्या बात आती है कि भैया अलॉटमेंट का अमाउंट, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 रुपीज, ये किसके साथ मंगाएंगे? ये मैं एप्लीकेशन के साथ मंगाऊंगा, मैं अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट सेकंड कॉल किसके साथ मंगाऊंगा? तो उसके लिए भी आपका कंपनी सेट कुछ नहीं कहता। तो ये जो सेकंड कॉल, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, आप इसको किसी भी कॉल के साथ मंगा सकते हो। आप इसको चाहो तो एप्लीकेशन के साथ मंगा लो, आप चाहो तो इसको अलॉटमेंट के साथ मंगा लो, चाहो तो फर्स्ट कॉल, और चाहे तो आप सेकंड कॉल के साथ भी मंगा सकते हैं। और आप चाहें तो इस 20 रुपीज का जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में मंगा सकते हैं, कि 20 में से 5 रुपीज एप्लीकेशन में मंगा लिए, 5 अलॉटमेंट पे, 5 फर्स्ट कॉल पे, और 5 सेकंड कॉल पे। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, इसको आप किसी भी कॉल के साथ मंगा सकते हैं, और इसको भी आप इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है तो उसमें बता ही नहीं रखा होता कि भैया प्रीमियम का पैसा किसके साथ मंगाया जा रहा है। तो इन केस ऑफ साइलेंस इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जब बता नहीं रखा हो आपको कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो किसके साथ मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो साइलेंस के केस में अपन यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं कि जो सेकंड कॉल का अमाउंट, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, हम साइलेंस के केस में ये एज्यूम करेंगे कि ये किसके साथ मंगाया जा रहा है? अलॉटमेंट के साथ मंगाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बताया नहीं कि भैया ये प्रीमियम किसके साथ है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड किसके साथ है, तो साइलेंस में मैं क्या मानूंगा? इट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। यानी जो अलॉटमेंट है 50 रुपीज का, ये है 30 + 20, मतलब आउट ऑफ 50 ये 20 रुपीज तो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं, और 30 रुपीज आपका काय का है? शेयर कैपिटल का है। तो जब क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में अगर आपको बता नहीं रखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ मंगा रहे हैं, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? कि इट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जैसे मैंने लिया कि अलॉटमेंट 50 का है, तो 50 में से 20 रुपीज तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया, और रिमेनिंग 30 रुपीज आपके काय के हो गए? शेयर कैपिटल के। तो समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में अगर बता नहीं रखा कि प्रीमियम का पैसा हम किसके साथ मंगा रहे हैं, तो अभी क्या मानेंगे? इट इज इंक्लूडेड इन द अलॉटमेंट मनी। अब बात आ रही है, क्या बात आ रही है कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, कि जब शेयर को का इश्यू प्राइस इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करेंगे और शेयर अगर प्रीमियम पे इश्यू होगा, तो उस केस में कंपनी की बुक्स में इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो अभी अपन ने जो एंट्रीज पढ़ी वो सारी एंट्रीज एज इट इज ही पास होंगी, केवल एक ही एंट्री में चेंज आएगा, केवल एक सिंगल एंट्री में चेंज आएगा। कौन सी एंट्री में? जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे हैं, जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे हैं, तो उसकी जो ड्यू वाली एंट्री है, बताया ना अभी, हर कॉल को मंगाने से पहले उसको ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम मंगा रहे हैं उसकी जो ड्यू वाली एंट्री है, केवल उसमें चेंज आएगा, और बाकी सारी एंट्री वही होंगी जैसे भी अपन ने पढ़ी थी। तो क्या चेंज आएगा? देखा है, ऑल द एंट्रीज विल रिमेन द सेम एक्सेप्ट ऑफ दैट कॉल मनी इन विच द प्रीमियम इज इंक्लूडेड विल बी पास एज बिलो। क्या एंट्री होगी? जैसे अलॉटमेंट के साथ मंगा रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल के साथ मंगा रहे हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम अगर सेकंड कॉल के साथ मंगा रहे हैं
तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ तो डेबिट हो जाएगा टोटल अमाउंट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल कैपिटल में चला जाएगा, जो आपका जिस जैसे अलॉटमेंट 50 का है तो 50 में से 30 कैपिटल है, 20 प्रीमियम है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 50 रुपीज टू शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा 30, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा कितना 20 रुपीज। समझ में आ गई बात? तो सारी एंट्रीज वही रहेंगी जो भी अपन ने पढ़ी है, केवल जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम अमाउंट मंगा रहे हैं उसकी जो ड्यू वाली एंट्री केवल उसमें चेंज आएगा, और ये चेंज आएगा। ड्यू वाली एंट्री इस तरीके से करेंगे, शेयर जो भी शेयर कॉल है उसको डेबिट करेंगे, उसमें से जो कैपिटल अमाउंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? देखो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। X Limited issued 10,000 shares of ₹100 at ₹120 each. X Limited अपने 10,000 शेयर इशू कर रही है, 100 का शेयर है 120 रुपीज में इशू किया जा रहा है, तो 100 का शेयर 120 में इशू कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, इशूड एट प्रीमियम हो गया। कैसे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे 40 रुपीज मंगा रहे हैं, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच डिपॉजिट कराना है। अलॉटमेंट पे 50 रुपीज मंगा रहे हैं विच इंक्लूड्स प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना हुआ, 100 का शेयर है 120 में इश्यू हो रहा है तो 20 रुपीज प्रीमियम का हो गया। कह रहा है अलॉटमेंट पे 50 रुपीज मंगा रहे हैं, इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो आउट ऑफ 50 20 रुपीज का तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, और 30 रुपीज आपके काय के हो गए, शेयर कैपिटल के हो गए। फिर फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज मंगा रहे हैं, ये आपको 1 जून से 15 जून के बीच डिपॉजिट कराने। फिर सेकेंड कॉल पे 10 रुपीज मंगाने, ये आपको 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच डिपॉजिट कराने, और कह रहा है 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई, तो 10,000 शेयर इशू करने थे, डॉट 10,000 ही एप्लीकेशन आई है, क्या हो गया, इक्वल सब्सक्रिप्शन। क्या हुआ, इक्वल सब्सक्रिप्शन। अब कह रहा है इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली एंट्री कब पास करेंगे, सबसे पहली एंट्री पास करेंगे कब, ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव, डेट इज ऑन 15 अप्रैल। क्या एंट्री पास होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बताओ क्या होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 40, काय की एंट्री हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन मनी दे रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। सेकंड एंट्री काय की पास करते हैं, सेकंड एंट्री काय की, शेयर्स को अलॉट करने की, सेम डेट को 15 अप्रैल को सेकंड एंट्री पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। तो ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, इन इन्वेस्टर से जो एप्लीकेशन है इनको शेयर्स अलॉट करेंगे, एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 40, और जैसे ये शेयर्स अलॉट होंगे तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी क्या बन जाएगी कंपनी की, शेयर कैपिटल, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 40। अब नेक्स्ट अपन को अलॉटमेंट मंगाने हैं कितने का, 50 का, और कह रहा है अलॉटमेंट के अंदर क्या इंक्लूड है, प्रीमियम इंक्लूड है, और प्रीमियम कितने का था, 20 रुपीज का, यानी 50 में से 30 रुपीज तो काय के हैं, शेयर कैपिटल के, और ये 20 रुपीज काय का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। कह रहे हैं 1 मई से 15 मई के बीच डिपॉजिट करानी है, तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 1 मई को, काय की, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो 1 मई को एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कौन सा नेचर है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो अपन ने अपने सारे शेयर होल्डर को अपनी बुक्स में बना लिया अपना डेटर, तो अलॉटमेंट पे एक शेयर होल्डर से कितने लेना है, 50 रुपीज, तो 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, तो 10,000 इंटू 50 के हिसाब से सारे शेयर होल्डर को अपनी बुक्स में अपना डेटर बना लिया अपन ने, कितने रुपए का, 5 लाख रुपीज का, 10,000 इंटू 50। नाउ आउट ऑफ 50 30 रुपीज शेयर कैपिटल के हैं, तो 50 में से 30 रुपीज शेयर कैपिटल के हैं, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल 30 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो 50 में से 30 रुपीज शेयर कैपिटल का था, तो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 30, और 20 रुपीज काय का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या होता है, रिजर्व, रिजर्व भी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 इंटू 20। समझ में आ गई एंट्री।
नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे 15 मई को, काय की अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू 50 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 50। फिर नेक्स्ट एंट्री अब पास करेंगे काय की, नेक्स्ट एंट्री पास होगी फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू करने की, कब? 1 जून को। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डेटर बना लिया सारे शोल्डर्स को अगेन। फर्स्ट कॉल पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स को। तो सारे शोल्डर को हमने अपनी बुक्स में बना लिया अपना डेटर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20, फर्स्ट कॉल मंगा रहे तो 20 रुपीज से कंपनी की शेयर कैपिटल और 20 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 20। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे 15 जून को, काय की फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गया तो इससे कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो करते हैं डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20 टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 20। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे सेकंड कॉल को मंगाने की। सेकंड कॉल 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच जमा कराना है, तो 1 जुलाई को एंट्री पास होगी सेकंड कॉल मनी ड्यू करने की। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 10। फिर 15 जुलाई को एंट्री पास करेंगे काय की सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10 टू शेयर सेकंड कॉल 10,000 इंटू 10। बताइए समझ में आई क्या? तो जब शेयर को आप इश्यू करते हैं प्रीमियम पे तो उस केस में सारी एंट्री वही होती है, केवल एक एंट्री में ये चेंज आया, जिस कॉल के साथ प्रीमियम का पैसा मंगा रहे थे उसकी ड्यू वाली एंट्री इस तरीके से पास होगी। जैसे अलॉटमेंट 50 का था, 50 में से 30 कैपिटल थे, 20 प्रीमियम था। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 10,000 इंटू 50, आउट ऑफ 50 30 कैपिटल के थे तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और 20 प्रीमियम था तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। समझ में आया ये? कल के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एरियर कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है, और उसकी जब कॉल्स इन एरियर होता है तो उसकी कंपनी की बुक्स में कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तो अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए नेक्स्ट लेक्चर का तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, तो आपको जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।